अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। यानी माइटोसिस की क्या इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हम देख चुके हैं माइटोसिस के प्रोसेस को डिटेल से। हमें पता है माइटोसिस एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बनाता है, या फिर जिसमें एक सेल डिवाइड करता है, एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है और दो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। यानी जिस तरह का पेरेंट सेल होता है उसी तरह के डॉटर सेल बनते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। अब ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारा अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द मेन फंक्शन ऑफ माइटोसिस इज़ टू मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल। जो माइटोसिस का मेन फंक्शन है वो ये है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं, आपको पता है अगर ये सेल है, ठीक है, अगर ये डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल या 2n सेल कहने का मतलब ये है कि इस सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, या हर एक क्रोमोसोम की दो कापीज़ हैं। जो भी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं हम कहते हैं कि उनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की दो कापीज़ होती है, ठीक है। तो यानी हर एक क्रोमोसोम की जो दो कापीज़ होती है उनमें से एक कॉपी मदर से होती है और दूसरी कॉपी फादर से होती है। जैसे हम कहते हैं हमारे सेल्स, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं सिवाय गैमेट्स के। तो डिप्लॉइड कहने का मतलब ये है कि हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम, जिन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक मदर से होता है दूसरा फादर से होता है। तो 23 क्रोमोसोम हमारे अंदर मदर से होते हैं और 23 फादर से होते हैं, ठीक है। तो ये अगर डिप्लॉइड सेल है तो अगर ये सेल डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस तो इससे दो डॉटर सेल बनेगी और दोनों के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 यानी दोनों डिप्लॉइड होंगे। तो माइटोसिस अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट। तो द मेन फंक्शन ऑफ माइटोसिस इज़ टू मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल। यानी माइटोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बनते हैं दोनों के अंदर उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने के पेरेंट्स के अंदर, जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। इसके बाद फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये पहले सिग्निफिकेंस हो गई कि इसका मेन फंक्शन क्या है, डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना। और दूसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन वो ये है, माइटोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। यानी माइटोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जैसे ये अगर सेल है इसके अंदर माइटोसिस हो रही है और इससे दो डॉटर सेल बन रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों डॉटर सेल एक दूसरे से हूबहू मिलते होते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट सेल डिवाइड करता है उस जैसे ही होते हैं, दोनों पेरेंट सेल जैसे होते हैं और इसके अलावा दोनों एक दूसरे से भी हूबहू मिलते होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन विच अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं सिवाय जर्म लाइन सेल्स के जिनसे गैमेट्स बनते हैं, और ये जर्म लाइन सेल्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। Genetically identical cells are produced by mitosis. The genetic information is regularly and equally distributed in daughter cells. इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो अगर ये डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बना रहे हैं, माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों डॉटर सेल डिप्लॉइड ही बनेंगे। दोनों के अंदर वही क्रोमोसोम होंगे, वही जीन्स होंगे जो इस पेरेंट सेल के अंदर होंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से हूबहू मिलते जुलते होते हैं, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर मेंटेन इन डॉटर सेल थस मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर मेंटेन्ड इन डॉटर सेल थस मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी जैसे मैं कहता हूँ हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन सेल्स हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, और वो माइटोसिस से जब ये एक स्किन सेल है ये डिवाइड करेगा तो इससे जो दो नए डॉटर सेल बनेंगे उन दो नए डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है, जिस तरह से इस पेरेंट सेल के अंदर थे। तो ये तो डिवाइड करके ये दो नए डॉटर सेल बना देता है ना, तो दोनों के दोनों डॉटर सेल्स के अंदर उतने ही 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। तो ये सेल अगर माइटोसिस से डिवाइड करता है तो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये माइटोसिस के नतीजे में जो जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है, यानी डॉटर सेल्स के अंदर उतने ही क्रोमोसोम, उतना ही डीएनए जाता है जितना कि पेरेंट के अंदर होता है, पेरेंट सेल के अंदर होता है।
द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर मेंटेन इन डॉटर सेल। अगर 2n सेल डिवाइड कर रहा है तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे, 2n यानी डिप्लॉयड ही होंगे, थस मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ। माइटोसिस इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है हमारी बॉडी के हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है वो कब होती है, ग्रोथ होती है जब हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, और हमारे मसल्स, बोन्स, स्किन सेल्स, ये सारे सेल्स कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे बाय माइटोसिस। हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है, प्लांट आपने देखा होगा इस तरह से छोटा बेबी प्लांट होता है, और वो बेबी प्लांट किस तरह से एक बड़े ट्री में कन्वर्ट होता है जब इसके सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, इसके अंदर नए ऑर्गन्स बनेंगी। ठीक है, तो वो नए ऑर्गन्स या सेल्स की जो डिवीजन होती है वो असल में वो कौन सी डिवीजन होती है, वो होती है माइटोसिस। तो ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल क्या है, माइटोसिस। ठीक है, जो पुराने सेल्स हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं बाय माइटोसिस। इट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बेस है ये। ठीक है, इसके बाद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स बाय माइटोसिस। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके ज़रिए होती है, माइटोसिस के ज़रिए ही होती है। उनकी बॉडी के अंदर नए सेल्स जो बनते हैं, उनकी ग्रोथ तभी होती है जो जब उनकी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं, और वो नए सेल्स कैसे बनते हैं, बाय माइटोसिस। पुराने सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है जिसके ज़रिए उनकी ग्रोथ होती है। इसके बाद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल बॉडी सेल्स, जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, आर फाउंड बाय माइटोसिस। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, स्किन सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है, वो सारे के सारे सेल्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, बाय माइटोसिस। ठीक है, ऑल सोमैटिक सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे गैमेट्स होते हैं, सिर्फ गैमेट्स, जैसे मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग, गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं बाय मियोसिस। ठीक है, अब ये गैमेट्स कैसे बनेंगे ये हम मियोसिस वाले टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स रिप्लेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ओल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ओल्ड सेल्स होते हैं इनकी होती है डेथ। ठीक है, और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो न्यू सेल्स बनते हैं बाय माइटोसिस। जैसे कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। यानी हर रेड ब्लड सेल 120 दिन गुजारने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है ये हम आगे जाकर देखेंगे। एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इन रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है। तो जब इन रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो नए रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, फ्राम आवर बोन मैरो। बोन मैरो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है हमारी बोन्स के अंदर, और ये जो बोन मैरो होता है इस बोन मैरो से बनते हैं ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। कैसे बनते हैं, बाय माइटोसिस। बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो न्यू सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू सेल्स इज़ डन बाय माइटोसिस। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो हमारे वाउंड्स हील होते हैं, जो हमें कट लग जाता है, उस कट के नतीजे में क्या होता है, सेल्स की डेथ होती है और नए सेल्स ऐड होते हैं बाय माइटोसिस। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स। ठीक है, डैमेज सेल्स और जो डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस कैसे होते हैं, बाय माइटोसिस। डेड एंड वॉर्न आउट सेल, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे हो जाते हैं जो डेड होते हैं, इसके बाद वार्न आउट मतलब जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है बाय माइटोसिस, यानी उनकी जगह नए सेल्स लाए जाते हैं। ठीक है, बाय माइटोसिस। माइटोसिस के नतीजे में वो नए सेल्स बनते हैं। लाइक ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स, इसकी एग्जांपल है जैसे कि डैमेज्ड और ओल्ड रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को रिप्लेस किया जाता है कॉन्स्टेंटली। और ये रिप्लेसमेंट जो होती है वो कैसे होती है, जब हमारे बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है। उस बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करके रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, और वो रेड और वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर ऐड होते हैं। देन व्हेन स्किन इज कट, जैसे हमें कट लगता है स्किन के ऊपर, न्यू स्किन इज़ फॉर्म्ड ओवर द कट। वो जो कट होता है उसके ऊपर नई स्किन बन जाती है। एंड द डैमेज सेल्स आर रिप्लेस्ड, और वो जो डैमेज सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू स्किन। न्यू स्किन सेल्स से डैमेज सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो वो जो न्यू स्किन सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दिस ऑल इज डन बाय माइटोसिस। दिस न्यू स्किन सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस। ठीक है,
तो ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है। ग्रोथ, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से उनके अंदर ग्रोथ माइटोसिस के जरिए होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। ओल्ड, डेड एंड डैमेज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। दोज न्यू सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस। इसके बाद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल माइटोसिस ही होता है। ठीक है, अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही पेरेंट से एक ही पेरेंट से ने ऑफ स्प्रिंग का बनना, ने ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, बच्चों का बनना एक ही पेरेंट से। ठीक है, तो हम कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से नए ऑफ स्प्रिंग बनते। और बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है, उनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होती है। लेकिन ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होती है और कुछ एनिमल्स के अंदर भी होती है। वो एनिमल्स जो थोड़े लोअर एनिमल्स हैं। ठीक है, इन मैनी ऑर्गेनिजम्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय माइटोसिस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है। लाइक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा बेसिकली इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके ऊपर ऐसे टेंडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली एक एनिमल है, किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। ये जो हाइड्रा होता है, इसके अंदर ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक छोटी सी बर्ड बनती है। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह की एक छोटी सी बर्ड बनती है। ठीक है, और ये बर्ड बनती है बाय माइटोसिस। ठीक है, फिर ये बर्ड, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से ग्रो करते हैं। ठीक है, सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और एक लार्ज हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, और वो हाइड्रा यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट रिप्रोड्यूस आइदर बाय सेक्शुअली और ए सेक्शुअल मीन्स। ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकता है और ए सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय माइटोसिस थ्रू बर्डिंग। इसकी बॉडी के ऊपर छोटी सी बर्ड बनती है और वो बर्ड माइटोसिस से ग्रो करके एक पूरा हाइड्रा बना देती है। ठीक है, इसके बाद प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट्स की जो बॉडी होती है ना, प्लांट्स के अंदर फ्लावर के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे स्टेम, लीफ, ठीक है, रूट, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ये बात ध्यान में रखना, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं दे हेल्प इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जबकि बाकी जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि लीव से, स्टेम से और रूट से नए प्लांट्स बन सकते हैं और इनसे नए प्लांट बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट और लीफ से नए प्लांट्स का बनाना। जैसा कि हम गुलाब के अंदर जो होता है रोज़, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, उसकी एक ब्रांच कट करके हम सॉइल के अंदर प्लेस कर देते हैं और वो जो ब्रांच होती है, वो जो स्टेम का पीस होता है, वो ग्रो करके एक नया रोज़ प्लांट बना देती है। ठीक है, तो ये जो कटिंग वाला प्रोसेस है ना, इसमें जो कट स्टेम हम निकालते हैं और वो कट स्टेम जब हम ज़मीन के अंदर प्लेस करते हैं तो उस स्टेम के जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और उससे फिर नई ब्रांचेस बनती हैं। इसके अलावा उससे रूट्स भी निकल आती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल भी माइटोसिस ही होती है। तो नेक्स्ट है इन प्लांट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय मींस ऑफ क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम जैसे कि इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है, इसकी जो स्टेम होती है ना वो ऐसे ग्रो करती है। ठीक है, अब ये जो स्टेम है ये ग्रो कैसे करती है, जब इसके सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं तो ये स्टेम ऐसे ग्रो करती है, फिर आगे ग्रो करके अपवर्ड इस तरह से दोबारा से ग्रो करके नई ब्रांचेस बना देती है। फिर ये स्टेम ऐसे लेटरली ग्रो करती है, फिर अपवर्ड ग्रो करके दोबारा इस तरह से ब्रांचेस बना देती है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं स्टेम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब स्टेम ऐसे क्रीप करती है, ठीक है, लैटरली ग्रो करती है, फिर ऐसे अपवर्ड ग्रो करके उससे नई ब्रांचेस बन जाती है।
ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। ठीक है, तो ये एक मीन है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यानी नेचुरली स्टेम ग्रो करती है लैटरली ज़मीन के साथ साथ, फिर वो अपवर्ड ग्रो करती है। ठीक है, वर्टिकल उसकी ग्रोथ होती है और इससे नई ब्रांचेस निकल आती है, तो इसे हम कहते हैं क्रीपिंग स्टेम। इसके बाद जैसे कि ये ग्रासेस के अंदर होती है और स्वीट पोटैटोज़ या स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर होती है। और अंडरग्राउंड बर्ड्स अंडरग्राउंड बर्ड्स जैसे कि आपको पता है ये सारी जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जांपल हैं, तो वो जो पहले मैंने आपको बताई थी कटिंग की, रोज़ के अंदर जो कटिंग की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जांपल है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन चाहे नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, दोनों में माइटोसिस का प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। तो अंडरग्राउंड बर्ड्स जैसा कि आपको पता है पोटैटो जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर पोटैटो एक अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम होती है और इसके अंदर इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन बर्ड्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनसे पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट बन जाए। अगर आप पोटैटो को इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में कट करें, इस तरह कि हर एक पीस के अंदर ये बर्ड आए, ठीक है, तो तो जब हम इस बर्ड को सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे, सॉरी इस पीस को सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो इस पीस के अंदर होगी माइटोसिस। यहाँ पे ये जो बर्ड वाला पोर्शन होता है यहाँ पे होती है माइटोसिस, और इस माइटोसिस के नतीजे में यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और सेल्स की डिवीजन से यहाँ से फिर स्टेम निकलती है और फिर यहाँ से रूट्स निकलेंगी, और ये छोटा सा पीस जो है पोटैटो का जिसके अंदर ये बर्ड प्रेजेंट थी वो ग्रो करके एक छोटा सा प्लांट बना देता है। तो प्लांट्स के अंदर भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके पीछे माइटोसिस ही होती है। तो ये हमने देखा माइटोसिस की सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ है, जैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन माइटोसिस।